Hello students, I am Anurag Srivastav and we are having a discussion on the topic of quantitative techniques for managers. Quantitative techniques for managers, which is an important subject in the second semester of your MBA program in AKTU. Right now we are on the second unit of this particular topic, and in second unit we are discussing one of the most important models under operations research, the linear programming model, which addresses problems related to linear programming problems और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वर्सेटाइल तरीके का एक ये मॉडल है, उसको हम लोग यहाँ से इससे सॉल्व करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ग्राफिकल मेथड इज़ ऑब्वियसली द सिंपलेस्ट वे ऑफ रीचिंग द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेकिन उसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि क्योंकि हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ तो केवल दो वेरिएबल्स के लिए ही प्लॉट हो सकता है, तो दो से ज़्यादा वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं हम कर पाएंगे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके। एंड ऑब्वियसली ये पहले भी बात कर चुके हैं, OR के टॉपिक में मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बार बार मैंने ये मेंशन किया है कि इन ऑपरेशंस रिसर्च क्योंकि प्रैक्टिकल इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए ये पर्टिकुलर साइंस काम में आती है, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हम रियल लाइफ सिचुएशंस में, रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस में, एक्चुअल सिचुएशंस में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, ऐसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं कह सकते हैं कि भाई ये इतने वेरिएबल से ज़्यादा हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हमें दो ही वेरिएबल वाली प्रॉब्लम चाहिए या चार ही वेरिएबल वाली चाहिए। तो यहाँ पर तो वेरिएबल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जो प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स, जो एक टिपिकल प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम हम लोग अभी देख रहे हैं, उसी को लेकर के सिम्प्लेक्स मेथड भी समझेंगे। तो वहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 प्रोडक्ट्स भी बना सकता है और 10 प्रोडक्ट्स भी बना सकता है, तो 10 प्रोडक्ट्स वाली प्रॉब्लम होगी, या 3 भी अगर हो गई, 4 भी हो गई, तो उसको आप ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व हो जाएगी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे जितने भी वेरिएबल्स हों, चाहे 10 वेरिएबल्स हों, चाहे 100 वेरिएबल्स हों। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, हमें एग्ज़ाम में कम से कम 100 वेरिएबल्स वाली, 10 वेरिएबल्स वाली भी प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी। 3 to 4 मैक्सिमम वेरिएबल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू हैंडल, उससे ज़्यादा की तो नहीं आएगी। हाँ, आगे चल करके आप कहीं कोई कुछ जब प्रैक्टिकली जब आप कुछ काम करेंगे, वहाँ पर तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि कितने वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम में हैं। जब आप आप खुद ही एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं, खुद ही कोई बिज़नेस शुरू कर दें और कुछ प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो आप ये नहीं फिर देखेंगे कि दो ही चीज़ें हमको बनानी है, दो से ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर ग्राफिकल मेथड के बगैर सॉल्व नहीं होगा, का यूज़ करके सॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं। हाँ, ज़्यादा वेरिएबल्स जो होंगे, ऑब्वियसली मैन्युअली ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अनमैनेजेबल हो सकता है, बट वी हैव सेवरल सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ही कर सकता है, वो आप ही करेंगे, फॉर्मुलेट करके आप प्रॉब्लम को फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो कमिंग टू दिस सिम्प्लेक्स मेथड एंड स्टार्टिंग विद द सिम्प्लेक्स मेथड, तो प्रॉब्लम वही है, फेमिलियर प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया था सबसे पहले, इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। सेम प्रॉब्लम मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि ये एक समझी बूझी आपके सामने प्रॉब्लम रहे और हम कंपेयर भी कर सकें कि ग्राफिकल मेथड में जो रिजल्ट्स आ रहे थे, सिम्प्लेक्स मेथड में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको कंपेयर कर सकें, उनको समझ सकें, उनका प्रैक्टिकल मतलब समझ सकें कि क्या क्या चीज़ें हमको कैसे कैसे मिल रही हैं। तो दो प्रोडक्ट्स हैं P1 और P2, दो मशीन्स हैं M1 और M2, दोनों प्रोडक्ट्स को दोनों मशीन्स के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, दोनों प्रोडक्ट्स कितना कितना टाइम ले रहे हैं दोनों मशीन्स के ऊपर ये दिया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट्स दोनों मशीन्स के ऊपर कितना कितना आवर्स अवेलेबल हैं ये दिया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है ये दिया हुआ है। इतनी चीज़ों के बेसिस पर जो हम लोगों ने 2 सेशन पहले हम लोगों ने जो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया था, तो उसे फॉर्मुलेट करके हमने लिखा था मैक्सिमाइज z इक्वल टू 8x1 प्लस 6x2, द कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड टू द टू डिफरेंट मशीन्स, दो मशीन्स हैं तो दो कॉन्स्टेंट्स हमारे जो बने थे, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 60, 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 48, और इम्प्लिसिट कॉन्स्टेंट जो हमने रखे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 0 से तो कम नहीं हो सकती है, तो इसलिए x1 और x2 ये दोनों ही दे विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो है बेसिस थ्योरम। ग्राफिकल मेथड जो हम लोगों ने देखा था, इट वाज बेस्ड अपॉन द एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली उसके साथ साथ एक चीज़ और, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि एक्चुअली वी हैव 4 मेथड्स फॉर सॉल्विंग NLP,
ग्राफिकल मेथड, दूसरा मैंने नाम बताया था ट्रायल एंड एरर मेथड, तीसरा था एल्जेब्रिक मेथड और चौथा था सिंप्लेक्स मेथड। हमारे सिलेबस में पहला और आखिरी वाला ही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ग्राफिकल तो सबसे आसान होता है और 2 वेरिएबल वाली अगर प्रॉब्लम है तो उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड और एल्जेब्रिक मेथड जो हैं वो उससे बेहतर इस मामले में हैं कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड को में लेकिन उसका जो लिमिटेशन है वो उसके नाम से ही क्लियर है, वो ट्रायल एंड एरर है। इसका मतलब है कि अगर कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो हम कई सॉल्यूशंस को ट्राई करेंगे और उसके बाद अल्टीमेट सॉल्यूशन पे या ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो वो लंबा हो सकता है, अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, कांस्टेंट ज़्यादा हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसको सुधार करके बना है द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे कि हम लोग बेस्ट सोल्यूशन तक कम से कम टाइम में पहुंच सकें। लेकिन एल्जेब्रिक मेथड जो है वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। उसको सिंप्लीफाई करके जॉर्ज डैनजिग ने बनाया था द सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड नाम वैसे थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। सिंप्लेक्स उतना सिंप्लेक्स नहीं है। सिंप्लेक्स इस मामले में केवल सिंप्लेक्स है कि एल्जेब्रिक मेथड से इट इज़ मच सिंपलर। टेबल फॉर्म में बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें इफ़ यू कंपेयर विद द एल्जेब्रिक मेथड तो वहाँ उसके मुकाबले में ये आसान हो जाता है। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं, trial and error method, the algebraic method as well as the simplex method, they are based upon the basis theorem, which states that if there is a system of equations, there is a set of equations, और इन set of equations में हमारे पास m variables हैं। कोई कुछ भी हमारे पास जब equations होंगी तो हमारे पास कुछ variables होंगे, let number of variables be equal to m, और constraints n हैं, n constraints हैं। और है ये एक और एजम्पशन यहाँ पर है कि m जो है वो n से ज़्यादा है। m की वैल्यू वेरिएबल यानी कि ज़्यादा है, कॉन्स्टेंट्स कम हैं। थोड़ी सी भी अलजेब्रा अगर हम ध्यान करें जो हमने पढ़ी हुई है, अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यू पता करनी है थ्रू सम इक्वेशंस, तो जितने वेरिएबल हैं कम से कम हमारे पास उतनी इक्वेशंस जब तक नहीं होंगी तब तक हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, अगर 2 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है तो दोनों की वैल्यू आप नहीं पता कर पाएंगे जब तक आपके पास कम से कम एक इक्वेशन और यानी कि 2 इक्वेशन ना हो। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर क्या है, बेसिस थ्योरम क्या कह रहा है, ऐसी सिचुएशंस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा हैं और इक्वेशन कम है। m द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m the number of variables is greater than number of equations or constraints, that is n। तो अब आप इसकी सारी की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। तो एक तरह से एक बहुत ही सिंपल सा तरीका OR बताती है। OR में कई जगहों पर हम ये मेथड तरीका यूज़ करेंगे। हमने क्या किया भाई, m ज़्यादा हैं, वेरिएबल ज़्यादा हैं, इक्वेशंस कम हैं, कॉन्स्टेंट्स कम हैं, तो जितने एक्स्ट्रा हैं उन सबको हम मान लेते हैं वो ज़ीरो हैं। तो अगर हमारे पास कहें मान लें कि हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, we have 5 variables and we have 3 equations, we have 3 equations। तो 5 माइनस 3 क्या हो गया, 5 माइनस 3 हो गया 2। तो कोई भी दो 5 वेरिएबल्स जो थे उनमें से किन्हीं भी 2 को हमने ज़ीरो कर दिया। हमारे पास से 5 वेरिएबल्स हैं, से x1, x2, x3, x4 एंड x5। सपोज वी हैव दीज 5 वेरिएबल्स, तो हमने कोई भी 2 को, x1 को हमने कह दिया 0 हो गया, x2 को हमने कह दिया 0 हो गया। अब इससे होगा क्या कि ये 3 वेरिएबल हमारे पास बचे और 3 इक्वेशन तो हमारे पास हैं ही। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बराबर हो गए। अब हम इन बाकी 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मान लिया 0 रख दिया, बाकी 3 की वैल्यू निकाल ली, फिर किसी और को 0 रख दिया, फिर बाकी की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से हमें कई सोल्यूशंस मिल सकते हैं। और ये हमें मिल क्या रहा है, ऐसा करने पे इट रिजल्ट्स इन अ कॉर्नर पॉइंट। इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, तो इससे हमको कॉर्नर पॉइंट मिलता है। और हमें मालूम है, एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम तो हमें यही बता रहा था कि जो सोल्यूशन होता है, जो ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही होता है। तो ये सारे जो सोल्यूशन हैं, ये सारे के सारे, इनको हम बेसिक सोल्यूशंस बोलेंगे और ऑप्टिमम सोल्यूशन इनमें से कोई एक होगा। तो बेसिस थ्योरम का यूज़ करके इस तरीके से हम लोग, इट इज़ जस्ट अ मॉडिफिकेशन यू कैन से ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम, और उसको मॉडिफाई करके हम लोग जब ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ देखी जा रही है यहाँ पे। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, पहली चीज़ तो ये जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो वहाँ पर
इक्वेशंस तो थी ही नहीं, तो हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दें जो इनइक्वालिटीज़ थी। और OR में इन जनरल, LPP में इन पर्टिकुलर हमें इनइक्वालिटीज़ ही ज़्यादा मिलेंगी, चाहे लेस और वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, इस टाइप की ही मिलेंगी ज़्यादातर। तो उनको हमने कन्वर्ट कर देना है इक्वेशन में। इक्वेशन में कन्वर्ट करें कैसे किया, लेकिन ऐसे तो नहीं हो जाएगा। था क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड से कम था, तो कम था उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक चीज़, एक वेरिएबल यहाँ पे जोड़ दिया। कुछ हम जोड़ दें, ये पलड़ा हल्का था उस पर हमने कुछ और रख दिया तो अब बराबर हो जाएगा। S1 रख दिया यहाँ पर, S2 रख दिया यहाँ पर। अब ये दो वेरिएबल्स जो हैं इनको हम बोलते क्या है, दीज आर स्लैक वेरिएबल्स, दीज आर नोन एज स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक क्या है, जो कितना कम है। स्लैक वेरिएबल्स एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अनयूज्ड रिसोर्स कितना है हमारे पास। जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है, 60 आवर्स 48 आवर्स, इसमें से कितना यूज़ हो गया है और कितना बचा हुआ है। अगर हम दोनों मैन्युफैक्चर ना करें, X1 भी ना मैन्युफैक्चर करें, X2 भी ना मैन्युफैक्चर करें, तो मशीन बिल्कुल नहीं चली, तो S1 की वैल्यू 60 हो जाएगी। पूरे 60 घंटे आपने उसको यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से ये चीज़ें निकलती हैं। S1 और S2 भी, क्योंकि सारे वेरिएबल्स 0 से बड़े होने चाहिए, इसलिए 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, इसलिए S1 S2 भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। अब क्या हुआ, 4 वेरिएबल्स हो गए, तो m की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई और m-1 हो गया 2। तो दो वेरिएबल्स को हम 0 रखेंगे। शुरुआत जब हम करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में, तो जो स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं, जो हमारे स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, वो बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2। इसके अलावा S1 S2 हमने यहाँ पे क्यों रखा है, S1 S2 को इसमें इसलिए डाला है केवल जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक बन सके। तो जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो प्रॉब्लम में पहले से प्रेजेंट नहीं थे, उनको हम दोबारा से उनको बाहर से हम ला रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्वेबल बनाने के लिए, वो हैं नॉन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। तो S1 S2 यहाँ पर इस तरह से और वेरिएबल्स भी होंगे, आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल देख करके समझेंगे। देयर कैन बी सेवरल अदर टाइप्स ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। अभी हमारे पास ये दो वेरिएबल्स S1 और S2 हैं, जो स्लैक वेरिएबल्स यानी कि हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमने इन दोनों को 0 रख दिया, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, S1 की वैल्यू 60 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो S2 की वैल्यू 48 हो गई, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वही हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग एक सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल इसीलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जिससे कि हम समझें कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। सिंप्लेक्स टेबल में 3 जो कॉलम्स हैं वो तो पक्के ऐसे ही रहेंगे। एक होगा CB इज़ दी कोएफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल। CB इज़ कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ठीक है। BV इज़ द बेसिक वेरिएबल, BV हो गया बेसिक वेरिएबल। तो कौन से अभी करंट बेसिक वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। SV इज़ दी सॉल्यूशन वैल्यू, SV का मतलब है सॉल्यूशन वैल्यू, यानी कि करंट वैल्यूज़ जो हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की और बेसिक वेरिएबल्स की, वो यहाँ से मिलेंगी, ये वैल्यूज़ हैं। और इसी तरीके से CJ इज़ दी कोएफिशिएंट ऑफ दी वेरिएबल्स इन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, CJ इज़ दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट्स हैं कौन से, 8, 6, 0, 0, वो चारों यहाँ आ गए। अब हमने क्या किया, CB, तो S1 का कोएफिशिएंट 0, 0, S2 का कोएफिशिएंट भी 0, ये दोनों यहाँ आ गए। और ये वैल्यूज़, S1 की वैल्यू 60 थी, S2 की वैल्यू 48 थी, वो यहाँ आ गई। और 4, 2, 1 और S2 का कोएफिशिएंट 0, तो इसलिए ये आ गया। और यहाँ पर आ गया 2, 4, 0, 1, 2, 4, S1 का कोएफिशिएंट 0 और S2 का कोएफिशिएंट 1, वो यहाँ आ गया। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम में से सारी जो चीज़ें हैं उनको हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। ये बेसिक चीज़ जो उठा करके प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर जो था ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स को, उसको उठा करके यहाँ पे रखने के बाद आगे अब हम थोड़े कुछ कैलकुलेशंस शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया
कि इतनी चीज़ तो पहले से लिखी हुई थी, अब हमने निकाला ZJ, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे निकाला? 0 इंटू 60 प्लस 0 इंटू 48, 0 इंटू 60 प्लस 0 इंटू 48, ये आ गया 0 जो कि हमने यहाँ लिखा है। इसी तरीके से 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, पहले वाली टेबल में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कम से कम इस तरह से आपको मिलेगा। ये हमेशा इसी तरह की चीज़ आए, सब 0 0 आए, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कैसे आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आगे सब्सिक्वेंट टेबल्स में इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, ये भी 0 आ गया। 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, अगेन 0। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये भी 0। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये 0 आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ हम बनाते हैं वो है CJ माइनस ZJ। CJ ऊपर लिखा है, ZJ ये लिखा है, तो 8 माइनस 0, 8, 6 माइनस 0, 6, 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, ये हमारी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट हो गई इतने से। अब इतने में हमें मिल क्या रही, चीज़ें क्या मिल रही? चीज़ें ये मिली यहाँ पर कि जो करंट वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है वो क्या है? वो 0 है। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 0 है। x1 और x2 वो तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल की कॉलम में जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो s1 की वैल्यू 60 है, s2 की वैल्यू 48 है। जो यहाँ पे लिखा ही नहीं है वो 0 होगा। तो x1, इसके अलावा दो वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं, x1 वो 0 है और x2 वो 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है वो 0 है, जो प्रेजेंट है उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये मिल गया, x1 और x2 की वैल्यू 0। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी हम पहला प्रोडक्ट P1 नहीं बना रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट P2 नहीं बना रहे हैं। ऐसा करने पे टोटल कंट्रीब्यूशन 0 ही रहेगा। पहली मशीन के ऊपर कितने आवर्स अवेलेबल हैं, बचे हुए हैं, अनयूज्ड हैं, 60। दूसरी मशीन के ऊपर कितने बचे हुए हैं? 48। ये मिल गया। इतना टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है? हमें देखना है CJ माइनस ZJ रो को देखना है। और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जैसी ये प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसमें हमको देखना है कि CJ माइनस ZJ रो में क्या कोई पॉजिटिव एलिमेंट है। डज द CJ माइनस ZJ रो कंटेन एनी पॉजिटिव वैल्यू? इट कंटेन्स 2 पॉजिटिव वैल्यूज, 8 and 6. If the CJ minus ZJ row contains any positive value, that means the current value of Z is not the optimum value. If it is not the optimum value, then we have to move towards optimizing it. तो इससे बेहतर, इसका मतलब है अभी जो भी चीज़ है उससे बेहतर वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल है पाना। और कैसे करेंगे? जो भी पॉजिटिव यहाँ पे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, 8 है किसके कॉलम में? x1 के कॉलम में, 6 है x2 के कॉलम में। इसका मतलब है अगर आप जो ये दो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 और x2, इनमें से किसी को भी, क्योंकि ये दोनों की में पॉजिटिव क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो किसी को भी अगर आप बेसिक वेरिएबल बना देंगे तो वैल्यू z की बढ़ जाएगी, वैल्यू z की बढ़ जाएगी। अब दोनों में से किसी को भी आप बेसिक वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ज़्यादा इंक्रीज़ होगा 8 से, 8 है x1 के करस्पॉन्डिंग, तो इसलिए x1 बिकम्स द इनकमिंग बेसिक वेरिएबल। x1 इज़ द इनकमिंग बेसिक वेरिएबल, जिसको कि हमने इस एरो से डिनोट कर दिया। ये एरो बता रहा है कि x1 इनकमिंग बेसिक वेरिएबल है, उसके कॉलम को हमने शेड भी कर दिया। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये पता करना है, बेसिक वेरिएबल तो 2 ही रह सकते हैं। तो अगर x1 बेसिक वेरिएबल बनेगा तो s1 और s2 में से कोई एक बेसिस से बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हमने जो सोल्यूशन वैल्यूज़ हैं उनको बेसिक वेरिएबल के कॉलम में जो वैल्यूज़ थी उनसे डिवाइड कर दिया। तो 60 को 4 से डिवाइड कर दिया। 60 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 15, और 48 को 2 से डिवाइड किया। 48 को 2 से जब डिवाइड किया तो ये आ गया 24। और इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है, इन दोनों में छोटी वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो होगा दैट विल बी लीविंग द बेसिस। ये एरो जो है वो डिनोट कर रहा है कि S1 विल बी दी आउट गोइंग, S1 इज दी आउट गोइंग बेसिक वेरिएबल, आउट गोइंग बेसिक वेरिएबल। और इसके रो को भी हमने शेड कर दिया।
इसकी रो को भी हम शेड कर दे रहे हैं। ये जो कॉलम है ये है ऑप्टिमम कॉलम, और जो रो है आउटगोइंग वेरिएबल की वो है रिप्लेस्ड रो, और इनके दोनों के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है उसको एक्चुअली यहाँ पे तो मैंने कई चीज़ें, कई सर्कल्स बना रखे हैं। आप एक्चुअली क्या करेंगे, आपको शेडिंग वगैरह की कुछ नहीं करना है। आप सॉल्व करते समय क्या करेंगे, आपको केवल इतना काम करके और उसके बाद इसको एनसर्किल कर देना है। दिस इज नोन एज द पाइवट एलिमेंट, दिस इज द पाइवट एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना करने से हमारी जो पहली टेबल है वो कंप्लीट हो जाती है, और क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो अभी वैल्यू 0 है ये मैक्सिमम नहीं है, तो इसको हमें इम्प्रूव करने के लिए अब आगे प्रोसीड करना होगा। कैसे, इस तरीके से। तो जो इनिशियल टेबल थी वो ये है, इतने तक है, इसके इस लाइन के ऊपर है, और इससे हम बना रहे हैं अब दूसरी वाली टेबल। सबसे पहला काम जो था हमारा पाइवट एलिमेंट, जो हमारा पाइवट एलिमेंट था यहाँ पर, इस पाइवट एलिमेंट की जगह हमको चाहिए 1, और इस रो में बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चाहिए हमको 0। तो 4 की जगह हमको चाहिए 1, 2 की जगह हमको चाहिए 0। कैसे करेंगे, पहले वी विल बी हैंडलिंग दी पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट की जगह 4 चाहिए, तो हम उस 4 को अगर हम दीज आर दी प्रिंसिपल, दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ काफ़ी इसको किया जाता है, लेकिन जो बेसिक इतनी सी भी चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो सारे काम हमारे हो जाएंगे। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कि पहली रो को हम, जो ओरिजिनल रो थी उसको हमने 4 से, पाइवट एलिमेंट से ही हमने डिवाइड कर दिया। हमने पाइवट एलिमेंट से ही डिवाइड कर दिया। पाइवट एलिमेंट जो था उतने से ही डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1। और उसी को नहीं करेंगे, पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो 60/4 हो गया सबसे पहले, 60/4। तो 60/4 15 मिल गया हमको। फिर हमने 4/4 किया तो 1 मिला, फिर 2/4 किया तो 1/2 मिल गया, फिर 1/4 किया 1/4 आ गया, और 0/4 ये आ गया। तो इस तरह से हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। दूसरा क्या चाहिए, इस 2 की जगह चाहिए था 0। तो 2 की जगह 0 कैसे होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 होता था, जिसकी जगह 0 हमको लाना है। कैसे लाएंगे, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो कैसे निकालना है, सेकेंड रो इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेकेंड रो माइनस 2 टाइम्स द न्यू R1। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें, ये नई रो है और ये पुरानी वाली है। ये नई रो है, ये पुरानी वाली है, ओ न्यू एंड ओल्ड, एंड दिस इज ऑल्सो द न्यू वन, दिस इज द न्यू रो। तो जो नई वाली रो मिली है इसमें यहाँ पे 1 है, उसको डबल करके, ये 2 कहाँ से आया, ये यही वाला 2 है, तो इसको हमने डबल करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 मिल जाएगा। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए 0 हो जाएगा। लेकिन यही काम हमें पूरी रो से करना है, यही काम हमें पूरी रो से करना है। तो पूरी रो से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 48 था, 48 में से क्या किया, 48 माइनस 2 टाइम्स 15 माइनस 2 इंटू 15, ये हो गया, हमको मिल गया 18। 48 माइनस 30 18, तो ये 18 आ गया। यही इसी तरीके से हमें सारी वैल्यूज़ ये मिल जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ जब मिल जाएंगी तो हमने ZJ कैसे निकाला था, 8 इंटू 15 प्लस 0 इंटू 18 120। Similarly, as in the previous case, all these values will be calculated. ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके CJ माइनस ZJ, CJ ऊपर लिखा हुआ है, ये टेबल हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, नीचे एक्सटेंड करते चले जाइए, ऊपर वाले कॉलम्स वही काम करते जाएंगे। बार बार टेबल बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यू कैन एक्सटेंड इट। तो 8 माइनस 8 0 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई और ये भी 0 आ गया। बेसिक वेरिएबल्स के केस में आपको 0 ही मिलेगा, देखिए यहाँ और यहाँ 0 मिल रहा है। और तो इसके बाद फिर हमने क्या किया कि अब यहाँ पे जो 0 है 2 है, एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे अभी भी मिल रही। इसका मतलब है जो वैल्यू z की 0 से बढ़कर के हो चुकी है 120, अभी उसको और इंक्रीज़ करना पॉसिबल है। कैसे इंक्रीज़ होगा, अगर हम x2 को ले आएँ, अगला बेसिक वेरिएबल बना लें। ये टेबल क्लियरली इस तरह से है हमारी, तो ये अगला बेसिक वेरिएबल होगा। और आउटगोइंग कौन होगा, वो कैसे कर रहे थे, तो हमने 15 को हाफ से डिवाइड किया, 15 को हाफ से डिवाइड करने पे हमको मिल रहा है 30, और हमने 18 को 3 से डिवाइड किया तो हमें मिल रहा है 6। छोटी वैल्यू ये है, तो इसलिए ये हो गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल, ये हो गया हमारा
इनकमिंग वेरिएबल। तो ये इस तरीके से अब अगले स्टेप में S2 की जगह पर X2 आ जाएगा, अगले स्टेप में S2 की जगह पर X2 आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो टेबल हमारी ओरिजिनल है और इसमें हमने आगे चेंज करके X1 आ गया और X2 आ गया। अगेन द सिमिलर रो ऑपरेशंस विल बी कंडक्टेड। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर अब जो ये पाइवट एलिमेंट 3 है, 3 की जगह हमको चाहिए 1, इसलिए हमने रो को 3 से डिवाइड कर दिया, पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही प्रोसीड करते हुए हमें ये सारी चीज़ें इस तरह से मिलेंगी और X1 की रो निकाल लेंगे, X2 की भी रो निकाल लेंगे। इन चीज़ों को निकालने के बाद हम Zj की वैल्यू निकालते हैं। Zj की वैल्यू निकालने के लिए अगेन इफ़ रिमेंबर कैसे कर रहे थे, 8 × 12 प्लस 6 × 6, 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, हमें मिल गया 132। तो 132 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। हमने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया, Cj माइनस Zj निकालना है हमको, Cj माइनस Zj पता करना है। तो 8 माइनस 8 0 आ गया, 6 माइनस 6 0 आ गया, 0 माइनस 5/3 माइनस 5/3 आ गया और 0 माइनस 2/3 माइनस 2/3 आ गया। तो जो ये टेबल अब हम लोग को मिल रही है, फाइनल टेबल जो हमको फाइनल टेबल मिल रही है वो इस तरीके से मिल रही है। नाउ लुकिंग एट दिस टेबल क्या हुआ, देखिए पहली टेबल जो थी उसमें z की वैल्यू थी 0, दूसरी टेबल में वो बढ़ करके हो गई 120, तीसरी टेबल में वो बढ़ करके हो गई, अभी हम देख रहे हैं 132। इस टेबल में यहाँ जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों तो बेसिक वेरिएबल हैं हमारे, ये दोनों बेसिक वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पे तो 0 0 मिल रहा है। और जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं इनके केस में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू हो। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है कि अगर आप S1 और S2 दोनों में से किसी को भी बेसिक वैल्यू बनाएंगे तो Z की वैल्यू जितनी भी है उससे कम हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब है Z की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर 0 है, अगर कोई नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉलम में 0 होता तो इसका मतलब है सेम रहेगी, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। यहाँ पर तो नेगेटिव हो गए, इसका मतलब अब जो वैल्यू मिल रही है 132, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और उस केस में X1 हम कितना बना रहे हैं, इट इज़ 12 यूनिट्स, X2 हम कितना बना रहे हैं, इट इज़ 6 यूनिट्स। तो आंसर वही है ऑब्वियसली जो ग्राफिकल मेथड से मिला था, और इस तरीके से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से वो उस आंसर पे पहुंचते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द सिंप्लेक्स मेथड, चाहे 2 वेरिएबल हों जैसा कि यहाँ पे था, चाहे ज़्यादा वेरिएबल्स भी हों, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें करने को होंगी। एक और प्रॉब्लम लेकर के इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।